ठीक है, तो ये था फर्स्ट कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुका रहना चाहता है, चल रहा है तो चलती रहनी चाहती है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा फर्स्ट सेकेंड लॉ क्या कहता था? दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? एम। आफ्टर दैट वी हैव डन मोमेंटम। आफ्टर दैट वी हैव डन मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी होता है अंडर रूट 2m के ई होता है। ठीक है। p इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एम वी अंडर रूट 2m के ई। ठीक है। तो बेटा इसका हमने ग्राफ बनाया था p वर्सेस v का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन आता है p वर्सेस के ई का ग्राफ। इट इज लाइक दिस। मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। आफ्टर दैट वी टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद इनर्शिया। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद इनर्शिया। बेटा इनर्शिया क्या था? Inertia is the ability of body to resist the change in state of motion. Inertia क्या होता है? Inertia is the ability to resist the change in state of motion. Ability to resist the change in state of motion. But inertia is of three types: inertia of rest, inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. बड़ा ये जो रेस्ट और मोशन है ना, ये एक इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करती है। व्हाट डज रेस्ट मींस कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक है, बाद में मोशन में आ रही है। जैसे कार स्टार्ट टू एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। कार स्टार्ट टू एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। इन दैट केस यू एक्सपीरियंस द फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कार अगर आगे की तरफ जाती है तो इनर्शिया की वजह से आप कहाँ जाते हो बेटा? पीछे की तरफ। ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कार इनिशियली कार वाज इन मोशन बट सडनली अप्लाई द ब्रेक। अगर कार सडनली ब्रेक लगाते हो आप आगे की तरफ चले जाते हो ना। इनिशियली कार वाज इन मोशन, कार वाज इन मोशन एंड सडनली अप्लाई ब्रेक्स। सडनली अप्लाई ब्रेक्स। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कार इज मूविंग सर्कुलर पाथ। अगर कार सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो वो राइट टर्न ले रही है कार। the car is taking the right turn, then you always experience the force in the left direction. Yes or no? If a car is taking the right turn, then you always experience the force in the left direction. ठीक है। ये होता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, कि इनर्शिया की वजह से वो कोई भी बॉडी है वो हमेशा सेम पाथ में रहना चाहती है, सेम डायरेक्शन में। वो अगर ऐसे जा रही है ऐसे ही जाना चाहती है। हाँ, हमारे कोर्स तो तीन तरीके। ठीक है। यहाँ पर अगर बॉडी जाएगी तो इसी पाथ पे जाने की कोशिश करेगी, तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया। डायरेक्शन सेम रखना चाहता है ना, तो वो इनिशियली कार ऐसे जा रहा था तो ऐसे ही जाना चाहता है। बट इन द सर्कुलर पाथ यू टेक द टर्न। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। बट वो अपने पहले पाथ में रहना चाहता है, तो अगर आप गाड़ी राइट की तरफ मोड़ते तो आपको लेफ्ट की तरफ क्या लगता है बेटा? फोर्स लगता है। दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। एक टर्म होती है बेटा इम्पल्स। शुड आई टर्न द पेज? एक टर्म होती है बेटा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स मतलब आपका फोर्स जीरो था बहुत, आपका फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो ये जो है आपका फोर्स जीरो चल रहा था, अचानक से फोर्स आया, फिर फोर्स खत्म हो गया। तो ये जो एरिया है ये इम्पल्स है। इसका जो एफ टी ग्राफ का जो एरिया बनेगा, ये जो छोटे टाइम के लिए मीडियम टाइम के लिए लगा है, यही क्या है बेटा? इम्पल्स। इम्पल्स इज अ वेक्टर।
याद रहो ना, impulse is the impact of force acting for a short duration of time। अगर कोई फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगे, अचानक से लगकर खत्म हो जाए, जैसे क्रिकेटर हिट द बॉल फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यस और नो, बॉल और बैट का कॉन्टैक्ट बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है, ठीक है, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, लेकिन बॉल बहुत दूर चली जाती है, ठीक है, दैट इज इम्पल्स। कि आपने फोर्स लगाया छोटे टाइम के लिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था, ठीक है। तो बेटा आपको इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज, इसका जो एसआई यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट क्या है इसका, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ dt, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स इज इक्वल टू एफ dt इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। इम्पल्स बेटा, अब आप सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी बाई डी टी, इनटू में डी टी आ गया, एफ को आपने डी पी बाई डी टी पुट किया, इनटू डी टी पुट कर दिया, डी टी से डी टी कट गया, इम्पल्स आ गया चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। इम्पल्स आ गया बेटा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सपोज आपके पास एक m मास की बॉल है, वो v वेलोसिटी से जा रहा था, collide with a wall and after collision turn come back with the same velocity, ठीक है। आपको बताना है इम्पल्स कितना होगा, थोड़ा इम्पल्स हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, इम्पल्स हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, फाइनली इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन माइनस m, तो माइनस 2, दैट इज द इम्पल्स, ठीक है। यहाँ पर इम्पल्स जीरो नहीं होगा, इम्पल्स कितना हो जाएगा, -2। वेलोसिटी दे जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, मोमेंटम, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो लेफ्ट की डायरेक्शन वेलोसिटी क्या थी, तो नेगेटिव, इसलिए माइनस किया। बेटा इस क्वेश्चन में सेम दे रखी है, तुम क्वेश्चन की किताब चलो ना, क्वेश्चन में दे रखा है सेम वेलोसिटी आया, आपको इम्पल्स निकालना है। इस क्वेश्चन में दे रखा है दीवार को हिट किया और सेम वेलोसिटी वापस आया, इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द इम्पल्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बेटा, एक बॉल था m मास का, v वेलोसिटी से आ रहा था, यहाँ हिट करता है और यहाँ हिट करने के बाद v वेलोसिटी वापस चला जाता है, ठीक है। आपको इम्पल्स निकालना है, सेम थीटा एंगल पे आता है, सेम थीटा एंगल पे चला जाता है, ठीक है। नहीं बेटा, जीरो का आंसर बताइए, ऐसे कुछ नहीं, थीटा इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट v sin थीटा, एक कंपोनेंट ऐसे ये एंगल थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट सबको समझ आ गई नहीं आ गई, कंपोनेंट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसके साथ एंगल बनता है कॉस कंपोनेंट, दूसरे वाला साइन कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पर जो एंगल बना है वो कॉस कंपोनेंट, एंड जिसके साथ एंगल बना है वो दूसरे वाला क्या हो गया, साइन कंपोनेंट, ठीक है। थोड़ा चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, देखिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको एक्स एक्सिस में ही पढ़ना पड़ेगा, वाई एक्सिस में ही पढ़ना पड़ेगा। डेल्टा पी एक्स, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस कितना होगा जल्दी बताइए। इनिश फाइनली वो m इंटू माइनस वी कॉस थीटा से जा रहा था एक्स एक्सिस में,
माइनस में इनिशियली m इंटू वी कॉस थीटा दिया रहता है, तो माइनस टू एम वी कॉस थीटा, इनिशियली वेलोसिटी v cos थीटा थी, फाइनली माइनस v cos थीटा थी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इन x एक्सिस हो गया माइनस टू एम वी cos थीटा। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम इन y एक्सिस कितना होगा, m इंटू माइनस वी साइन थीटा, नीचे की तरफ है माइनस वी साइन थीटा, माइनस में m इंटू ये वाली वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है माइनस वी साइन थीटा, जीरो। तो नेट चेंज इन मोमेंटम आ गया बेटा माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप, बस दैट्स द आंसर। माइनस टू, किसको बेटा, दोनों वेलोसिटी भी दे रखी है ना क्वेश्चन में, आने वाली भी है जाने वाली भी, दोनों का वैल्यू यू दे रखा था। ये होता है बेटा इम्पल्स। इम्पल्स इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग, आटा बोलो। हाँ, मैं तो हमेशा एक ही चीज मानता हूँ कि राइट वाली पॉजिटिव लेफ्ट वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, आप उसका उल्टा भी कर सकते हो। हाँ, नोट, ओके। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आ रहा है ना। हाँ, आई एम टर्निंग द पेज नाउ। इम्पल्स समझ आ गया बेटा। इम्पल्स के बाद आता है आपका थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, अगर दो बॉडी, हाँ बताइए। हाँ मतलब बिफोर कोलिजन सपोज दो बॉडी ऐसे जा रही थी, ड्यूरिंग कोलिजन अभी आपस में किसी वजह से कोलाइड कर गई, वन ने टू पर फोर्स लगाया F21, F21 का मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, F21 इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, एंड टू ने वन को लगाया F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, एंड आफ्टर कोलिजन M1 वाला बॉडी V1 से जा रहा है, M2 वाला बॉडी V2 से जा रहा है, ठीक है। तो बेटा देखिए, ये कहता था देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, ठीक है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। तो बताइए बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि F12 इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस F2, जो फोर्स एक बॉडी दूसरे पे लगाएगी वही फोर्स दूसरी बॉडी फर्स्ट पे लगाएगी, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज न्यूटन का लॉ। पहले एक्शन होता है या रिएक्शन, अच्छा, अगर मैं आपके गाल पे चाटा मारूं तो मेरे हाथ में दर्द बाद में होगा, आपके गाल पे, हाँ, वो होता है साइमल्टेनियसली, यस, both action and reaction occur simultaneously, both action and reaction occur simultaneously,
एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं। जब आपके नेटवर्क इशू, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा, देखिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब ये क्या देता है, जब ये सिस्टम ले लेते हैं, अगर इसमें कोई एक्सटर्नल है, जैसे बोलिए, तो उसमें एक्शन रिएक्शन क्या था, अब क्या समझ रहे एक्शन रिएक्शन क्या, आप जब स्प्रिंग को दबा रहे, ये हो गया एक्शन जो आपकी अप्लाइड फोर्स है। जैसे ही आप ये दबाओगे, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, वो रिएक्शन। वापिस आना रिएक्शन नहीं है, स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना, वो रिएक्शन। आप स्प्रिंग को जरा से दबाइए, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी। वो अलग बात है कि वो वापिस अपनी पोजीशन पे आएगी या नहीं आएगी, लेट आएगी, उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन उसमें रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम इज कंजर्व। ये कहता है बेटा, इफ external force on a system is zero, then momentum is conserved. Momentum is conserved, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। अगर हम इस सिचुएशन में बात करते हैं तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मैं अगेन वेक्टर लगा रहा हूँ तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2, ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसमें अगर आप वन वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हो, m1u1 माइनस v1 इज इक्वल m1u1 माइनस m1v1, m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2v1। इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, ये आ जाएगा m1v1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉडी का, ये है इनिशियल मोमेंटम सेकंड बॉडी का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। ठीक है, ऐसे ही बोला, ये है चेंज, ये इनिशियल फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का, ये इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए। हाँ बेटा, इसको आप लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p। दिस इज द second statement, that if external force on the system is zero, then vector sum of change in momentum of all the constant particle is zero। अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वेक्टर सम ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी कितना होता है, जीरो। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या लिखी जा सकती है बेटा, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, देन वेक्टर सम of change in momentum, vector sum of change in momentum of all particles will also be zero।
Let's do one or two conceptual questions. अब बॉडी, अब ये सपोज बॉडी है, इसको मैंने कुछ इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, कुछ होगा जीरो, वेलोसिटी जीरो है। जब ये नीचे जा रहा था इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? तो सपोज जब ये हिट करने वाला था इसका मास 2 kg था एंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मोमेंटम कितना हो गया? 4। इनिशियली कितना था? 0। पहले हाथ में था ना, इसका वेलोसिटी 0 था, इनिशियल मोमेंटम इज 0, बट नाउ व्हेन इट इज गोइंग टू हिट द सरफेस, द ग्राउंड, इट्स मास इज 2 kg, वेलोसिटी इज 2 kg, तो फाइनल मोमेंटम इज 4 kg, 4 न्यूटन, 4 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम तो चेंज हो गया, कंजर्व कर रहा। क्वेश्चन, a body is dropped from certain height, does it obey law of conservation of momentum? A body is dropped from certain height, does it obey the law of conservation of momentum? पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कभी गलत नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन था कि एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, ठीक है, ड्रॉप किया गया, इसका यू जीरो था, जब वो हिट कर रही है तो मास 2 kg है, वेलोसिटी भी आपको 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी का जीरो था, फाइनल मोमेंटम 2 × 4 था, 4 kg मीटर पर सेकंड था। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिव। एमजी लग रहा है, नहीं लग रहा? यहाँ पर एमजी जो है एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाना होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स हो ही ना। यहाँ तो एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लगा ही नहीं सकते, पर जहाँ लगाएंगे वहाँ ठीक लगेगा। यहाँ तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा ही नहीं सकते, वैलिडिटी का तो बात ही, वैलिडिटी नॉन वैलिडिटी तो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते बेटा? बिकॉज क्यों नहीं लगा सकते बेटा? Here gravity is acting like the external force. Gravity is acting like external force, और external force आ गया तो law of conservation of momentum is not applicable. तो law of conservation of momentum is not applicable. बेटा एक जीप थी, ओपन जीप थी, ठीक है, इसका मास m था, v वेलोसिटी भाग रही थी एक्स एक्सिस। आपने उसके ऊपर हवा से एक आदमी गिरा ऊपर से, और आदमी आके इसके ऊपर बैठ गया। Will there any change? बेटा एक ट्रक था, मास m था, इसका वेलोसिटी v से चल रहा है चुपचाप, y एक्सिस में ऊपर से आकर एक स्मॉल m मास का पार्टिकल या बॉडी, बंदा, कुछ भी गिर गया, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या गलत घटेगी? What is the change? हाँ, देखिए बेटा क्यों बेटा ऐसा क्यों होगा? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस लगाएंगे खाली, और मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, क्योंकि नो एक्सल नो वाई एक्सिस में नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वाई एक्सिस में ग्रेविटी लग रही है, एक्स एक्सिस में तो लगाऊंगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, नो एफ एक्सटर्नल इन एक्स एक्सिस, तो मैं केवल एक्स एक्सिस में लगा सकता हूँ, वाई एक्सिस में लगा सकता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियल मोमेंटम ये केवल नीचे गिर रहा था, ठीक है, ये केवल कहाँ गिर रहा था? नीचे की तरफ। एम स्मॉल एम के पास एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं थी, कैपिटल एम के पास कितनी थी? v। फाइनली दोनों एक ही स्पीड से चल रही है, वही स्पीड मुझे निकालनी है, वही स्पीड मुझे निकालनी है। इस
स्मॉल m के पास जो वेलोसिटी थी वो y एक्सिस में थी, ठीक है। y एक्सिस में पड़ नहीं रहा क्योंकि मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन में लगा ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स काम करेगी, ये आ जाएगा, तो इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 देखिए बेटा। हाँ, क्वेश्चन 3, एक कोक बॉटल है, एक कोक बॉटल थी, इसके अंदर कहीं पर एयर बबल था, क्या था बेटा, एयर बबल। अब आपने इसे ड्रॉप कर दिया किसी हाइट से, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द बबल, इफेक्ट ऑन, अगर ये नीचे जा रही है, इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ बबल, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या करेगा, देखो बॉटल, कोल्ड ड्रिंक और बबल, both are move, all are moving under the action of gravity only, सब सेम स्पीड से नीचे आ रहे हैं, तब एक साथ ड्रॉप करें सबकी स्पीड सेम बढ़ेगी, तो ये उसकी पोजीशन वही रहेगी जहाँ पहले, नो चेंज, here all are moving, all are moving under the action of gravity only, सब पे ग्रेविटी जी बराबर लग रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, under the action of gravity only, so position of bubble in cold drink will remain same, क्लियर है बेटा। अब सपोज कोई बच्चा है गर्ल, ठीक है, उसकी गाड़ी खराब हो गई, वो गाड़ी के अंदर बैठा रहा और गाड़ी को धक्का दे, स्टीयरिंग को धक्का दिया जा रहा है, गाड़ी के अंदर बैठा है, गाड़ी को धक्का दे रहा है, टू बाय फोर से गाड़ी को धक्का दे रहा है, ठीक है। अब एक बंदा है दूसरा, उसकी गाड़ी भी खराब हो गई, उसकी गाड़ी भी खराब हो गई बेटा, ये भी गाड़ी में फोर्स लगा रहा है आगे, ये कम फोर्स लगा रहा है, इन विच केस द कार कैन, कुछ समझ आ गया बेटा, दैट देयर आर टू पर्सन, दोनों की गाड़ी खराब है, दोनों की गाड़ी खराब है बेटा, ठीक है, बट एक गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को पुश कर रहा है, एक गाड़ी के बाहर बैठ के गाड़ी को पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये ए केस है, ये बी केस है, किस केस में गाड़ी मूव करेगी, तो कार में मूव इन द सेकंड केस, ए केस में क्यों नहीं मूव करेगी बेटा, जल्दी बताइए, हाँ, ए केस में बेटा हो क्या रहा है, जितनी फोर्स बंदा कार पे लगा रहा है, बंदे ने कार पे फोर्स लगाया 2x, कार ने सेम फोर्स लगाया बंदे पर 2x, अभी जो बंदा था वो गाड़ी के अंदर गाड़ी का हिस्सा है, तो यहाँ पर नेट फोर्स ऑन कार 0 है, सेम केस यहाँ भी हो रहा है, बंदा कार पे फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, कार बंदे पे फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ, बट बंदा इज नॉट द पार्ट ऑफ कार, बंदा गाड़ी के बाहर है, द मैन इज नॉट द मैन इज नॉट द पार्ट ऑफ कार नाउ, अगर वो बाहर खड़ा हो गया,
तो एफ फोर्स गाड़ी पे लग रही है, एफ फोर्स बंदे पे लग रही है, नेट फोर्स ऑन द कार इज एफ, नेट फोर्स ऑन द कार इज एफ, नॉट जीरो। यहाँ पर जो कार पे नेट फोर्स है वो एफ रहेगी, जीरो नहीं होगी। यानी यारी बात, यहाँ पर टू जो फोर्स थी वो गाड़ी पे ही लग गई, वापस बंदे पे लगने का मतलब गाड़ी पर ही लग गई, वही बंदा गाड़ी के अंदर था। सेकंड केस द पर्सन इज आउटसाइड द कार, पर्सन इज नॉट द क्या बेटा, पर्सन इज नॉट द पार्ट ऑफ कार, कार मूव करे, कार मूव करे। क्लियर है बेटा? एक तो क्वेश्चन और, लेकिन ये सब तो खाली इंट्रोडक्शन देना था मुझे, जो मैंने इतना पढ़ाया बेटा, लेकिन इसका हमारे सिलेबस में केवल जितना हमने 2 क्लास में पढ़ा उसका केवल इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस में है। पेपर में तो इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाद पे हम जो भी पढ़ेंगे उस सब में तो कुछ नहीं, मतलब बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम टेंशन पढ़ेंगे, टेंशन एंड एक्सलेशन हमने टू वेक्टर्स में ही पढ़ा था ना, वही क्वेश्चन दोबारा करेंगे, वहाँ सिलेबस में आएगा, उसके ऊपर केवल ओवरव्यू लिखा हुआ है। जो हमने लास्ट क्लास में न्यूटन के लॉज ऑफ थ्योरी जो भी करा था लास्ट क्लास में, एंड सेम जो हम इस चैप्टर में करें वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आगे चाहिए, ये तो सारे टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह हमें आगे चाहिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक टॉपिक और पढ़ना है हमें बेटा, which law is the real law and why, which law is the real law and why। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे जिसमें से केवल एक ही रियल लॉ कहलाता है। which law is the real law and why, which law is which law is real law and why। पूरा आंसर है न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल, फर्स्ट और थर्ड नहीं भी होते तो भी हमारा काम है रिजल्ट। न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ बिकॉज both the first law and the third law, first law and third law can be derived from second law। बेटा अगर हम फर्स्ट लॉ का प्रूफ करते हैं, फर्स्ट लॉ में क्या था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी सेम रहेगी, a body remain in the same state of motion until or unless external force is not applied on it। मतलब ये बेसिकली कहता था if f external is zero then velocity will be constant, वेलोसिटी will be constant, मतलब जीरो है तो जीरो रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड है 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है, डायरेक्शन जो होगी वही रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, a d बड़ी t, मतलब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो। बेसिकली फर्स्ट लॉ कहता था अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। अब देखिए बेटा फ्रॉम सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से हम क्या कह सकते हैं, f इक्वल टू m है, 0 इक्वल टू m, इफ f एक्सटर्नल को हम जीरो मान लिया, अगर मैंने फोर्स को जीरो मान लिया, 0 इक्वल टू m, मास तो जीरो होता नहीं है, इस एम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज जीरो, ये तो फर्स्ट लॉ था। सेकंड मतलब प्रूफ हो गया नहीं हो गया हमने, थर्ड लॉ को भी आप प्रूफ कर सकते हो बेटा। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर दो बॉडी टकरा रही है तो टकराने के बाद ये 1 2, ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या कहता है f12 मस्ट बी इक्वल टू माइनस f21, कोई बात नहीं, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या था बेटा, अभी हम दो फॉर्म पढ़े थे ना, मैंने दूसरी फॉर्म यूज कर दी, वेक्टर सम ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, अगर दो बॉडी इंटरनल फोर्सेस से टकरा रही है या कुछ भी टकरा रही है, वेक्टर सम ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स में करेंगे, एक्सटर्नल बेटा वो आपके नेटवर्क की, बेटा वेक्टर सम ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो, आप इस इक्वेशन को dt से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय डेल्टा t, ये आएगा
डेल्टा P1 by डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 by डेल्टा T इज इक्वल टू 0। डेल्टा P1 by डेल्टा T कितना हो गया? स्टेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी में फोर्स कौन सी लग रही थी? F1। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा था? F2 इज इक्वल टू 0।